चलिए अब प्लांट में ये देखते हैं कि प्लांट में ये नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। आखिर प्लांट जो है पर्यावरण के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, पर्यावरण में जो चेंजिंग हो रहे हैं उसके प्रति जो किस तरीके से प्लांट रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि प्लांट भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके आप बताइए, सोचिए अपने दिमाग में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं कि हम देखते हैं नॉर्मली कि प्लांट उस तरफ झुक जाता है, जिस तरफ जो है प्लांट उस तरफ झुक जाता है, जैसे लाइट इधर से आ रहा है ना, और इधर पेड़ है एक, मान लेते हैं, मान के चलना है ना, मानने में क्या जाता है। तो क्या होता है कि लाइट इधर इस तरफ से आ रहे हैं तो प्रकाश जो है ना इस तरफ मुड़ जाते हैं, प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं, उनका मुड़ना जो है इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि क्या करते हैं कि प्रकाश के प्रति, प्रकाश क्या करता है ना, इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए प्लांट को मोटिवेट करता है। प्लांट क्या करता है, रिएक्शन में उस प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। सूरजमुखी को देखते हैं क्या करता है, वो प्रकाश की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। या ऐसे भी एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही हम छुई मुई जो एक पौधा है, टच मी नॉट करके एक प्लांट है, छुई मुई जिसे हम कहते हैं, उसके पत्तियों को हम जैसे छूते हैं क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। तो या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम बीज को बोते हैं तो क्या होता है कि एक पार्ट जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट करता है, यानी कि एक पार्ट जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है और दूसरा जो है ग्रेविटी की तरफ नीचे जाता है। यानी कि जड़ वाला पार्ट ग्रेविटी की तरफ नीचे जाता है और ऊपर वाला पार्ट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। यानी कि रिएक्ट तो हो रहा है ना, रिएक्ट तो हो रहा है, क्योंकि एक पार्ट को नीचे ही जाना है और एक पार्ट को ऊपर ही जाना है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो छुई मुई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फिर यहां पे ये समझते हैं कि जब हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो वो क्यों जो है रिएक्ट करके सिकुड़ जाती है, उनके सिकुड़ने का मतलब क्या है। लेकिन एक चीज ये भी समझना है ना कि प्लांट में जो है ये तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती है, प्लांट में ये न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क टाइप का कोई चीज नहीं होता, और ना ही प्लांट में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, पेशी होते हैं। तो फिर ये इंफॉर्मेशन वाला काम हुआ कैसे कि जैसे ही हम छुई मुई को छुए तो उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती है। ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह कैसे गया, सोचने वाली बात है, क्योंकि उसके पास ना ही तंत्रिका तंत्र है और ना ही उस तरीके के न्यूरॉन्स वगैरह हैं, कोई सिस्टम है, और ना ही वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। हमारे यहाँ हमारे बॉडी में तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करके जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। प्लांट में ये चीज नहीं है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि प्लांट क्या करे ना, कि प्लांट के अगर पत्तियों को आप छूते हैं, ये प्लांट की पत्ती हो गई है ना, आप इसको छूते हैं तो इसकी जो सेल्स है ना, ये क्या करे कि आपके छूने को क्या करे, पता लग जाए कि छू रहा है, तो ये एक केमिकल रिलीज कर देगा, ये एक केमिकल रिलीज कर देगा। ये मान लेते हैं ये क्या है, सेल है हमारे पूरे बॉडी में, प्लांट की पत्तियों का एक सेल बना लेते हैं ना, ये पत्ती है हमारा और उसमें जो है ये अलग अलग सेल है। तो क्या करें, जैसे ही हम छूते हैं पत्ती को, तो ये यहाँ पे छुए तो ये वाला सेल जो है ना डिटेक्ट कर लिया कि भाई कुछ टच हुआ है, खतरा है या कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, जो तुरंत जो है इसके पास पहुंचेगा और ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये केमिकल जो है ना क्या है कि ये खतरा है, तो ये केमिकल इधर भी पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये केमिकल इसके पास गया, ये भी अपना केमिकल रिलीज कर दिया, यहाँ मैसेज गया, ये अगले वाले को क्या किया, केमिकल रिलीज कर दिया। तो एक केमिकल रिलीज करके ये इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और क्या करते हैं, ह्यूमन में तो कुछ प्रोटीन्स वगैरह होता है कि हम सेल के साइज बदल लेते हैं, लेकिन प्लांट में क्या होता है ना कि ये वाटर को एडजस्ट करके अपना शेप चेंज कर लेते हैं। जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन गया कि भाई कुछ टच हुआ है, वो क्या करेंगे, वो टच होने का इंफॉर्मेशन उनके पास गया, वो वाटर का जो उनका एडजस्ट है उसको चेंज कर लेंगे और अपना जो है शेप और साइज बदलें। अरे ठीक उसी तरीके से पॉलीथीन में हम वाटर को एक तरफ कर दें, पॉलीथीन में हम पानी को भरे हुए हैं, तो जिस शेप में चाहे उसको उस शेप में बना सकते हैं ना। उसी तरीके से क्या होता है ना कि प्लांट में भी वाटर भरा हुआ है, तो वाटर को एडजस्ट करके अपना शेप जो है चेंज कर लेते हैं। यानी कि रिएक्ट किए ना, छुई मुई रिएक्ट करती है ना, प्रकाश जिधर पड़ता है पौधा उधर मुड़ जाता है कि नहीं मुड़ जाता है, रिएक्ट करती है ना। तो अब यहां से यह समझना है कि आखिर ये
रिएक्ट कैसे करती है, ये भी समझ लिया कि रिएक्ट कैसे करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लांट के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। यानी कि प्लांट के पास जो है तंत्रिका तंत्र नहीं थे, न्यूरॉन्स नहीं था, फिर भी जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह चला गया। प्लांट का अगर हम खिड़की के पास प्लांट रखें तो प्लांट क्या करता है ना, प्लांट जो है खिड़की की तरफ मुड़ जाएगा। अगर प्लांट को हम ऐसे रखें, प्लांट पहला सीधा था, है ना। चाहे एक गमला ले लेते हैं, एक गमला ले लेते हैं, गमले में क्या करते हैं, प्लांट लग गया, है ना, ये उसका जड़ है, ये उसका जड़ है, और हम यहाँ पे खिड़की के पास इसको रख दें और इसको 2-4 दिन से क्या हुआ, लाइट नहीं दे, तो जैसे ही इसको खिड़की के पास रखेंगे जिधर से सनलाइट आता है, तो ये प्लांट क्या करेगा ना, इधर मुड़ जाएगा। ये रिएक्ट किया, किसके प्रति रिएक्ट किया, किसके प्रति रिएक्ट किया, तो ये रिएक्ट किया प्रकाश के प्रति। किसके प्रति अनुक्रिया किया, प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया किया, प्रकाश के प्रति क्या किया, अनुक्रिया किया, तो ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश के प्रति रिएक्शन किया। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं गमले को क्या करें, ये पौधा है हमारा ना, गमले को निकाल दें, मिट्टी को इसमें रहने दें और इसमें से जो जड़ निकला हुआ है ना उसको ध्यान दें, ऐसे जड़ जो निकला हुआ है, और बाद में क्या करें, गमले को ऐसे उलट दें। गमले को उलट देंगे तो क्या होगा, मेन प्लांट जो ऊपर वाला है यहाँ आ जाएगा और जड़ जो है यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज ये देखिएगा ना कि फिर ये इन्वायरमेंट से क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि प्लांट को कहाँ जाना होता है, प्लांट को ऊपर जाना होता है, तो ये इस तरीके से फिर गति करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, और जड़ को नीचे जाना होता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पलट दिए तो जड़ ऐसे ही जा रहा है और उसका ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही जा रहा है। वो रिएक्ट करता है, किसके प्रति रिएक्ट करता है, तो गुरुत्व के प्रति रिएक्ट करता है, ग्रेविटेशन के प्रति रिएक्ट करता है। उसका ऊपर वाला पार्ट जो प्ररोह है वो फिर मुड़ेगा और अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, और जो जड़ वाला पार्ट है वो क्या करेगा, ग्रेविटी की तरफ जाएगा। यानी कैसे रिएक्ट कर रहा है, गुरुत्व के प्रति रिएक्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। छुई मुई को छुए तो क्या हुआ, वो रसायन रिलीज हुआ, तो किस तरीके से वहां पे काम हो रहा है, तो रसायन के हिसाब से होता है, तो ये अनुक्रिया क्या कहलाएगा, तो ये अनुक्रिया कहलाएगा रसायनुवर्तन। यानी कि पेड़ पौधे का प्रकाश के तरफ मुड़ जाना, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया है, तो ये अनुक्रिया प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। पेड़ पौधे के जड़ के जमीन के नीचे जाना, ग्रेविटी की तरफ जाना, और उसका प्ररोह जो है ऊपर वाला पार्ट है अगेंस्ट ग्रेविटी की तरफ जाना। यानी कि प्लांट क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। किसके प्रति अनुक्रिया कर रहा है, तो गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, ग्रेविटेशन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर केमिकल रिलीज होता है उसके हिसाब से काम करता है, हमारे बॉडी में भी हार्मोन रिलीज होते हैं ना, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे में कोई केमिकल रिलीज होता है और उसके हिसाब से काम करता है तो रसायनुवर्तन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से अगर जल के हिसाब से काम करे, जल के हिसाब से काम करे, अनुक्रिया करे, जल उसको दिखे, जल को क्या करे, डिटेक्ट करे, उसको जल चाहिए, और जल के हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करे तो क्या कहलाएगा, जलानुवर्तन कहलाएगा। ये पूछता है एग्जाम में कि अगर पौधा जो है प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करता है तो वो क्या कहलाएगा, यदि पौधा जो है गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया करता है तो वो क्या कहलाएगा, यदि पदार्थ जो है रसायन के प्रति अनुक्रिया करता है तो क्या कहलाता है, और यदि पदार्थ जो है जल के प्रति अनुक्रिया करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन, ये चीज कहलाते हैं। चलिए अब हम इससे आगे बढ़कर अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दूसरा रूप देखें ना। हम पेड़ पौधे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन तंत्रिका तंत्र का यूज नहीं करते, न्यूरॉन का यूज नहीं करते, इनका यूज नहीं करते, फिर भी क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, तो रसायन के थ्रू करते हैं, है ना। तो अब पेड़ पौधे को छोड़ते हैं, फिर से पेड़ पौधे पे आएंगे। अब देखते हैं ह्यूमन में कुछ चीजें ऐसी है ना जो न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होती, जो न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होती। यानी कि हमारे बॉडी का बहुत सारा वर्क ऐसा है जो न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होती। क्यों नहीं होती,
क्योंकि न्यूरॉन का पहुंच जो है ना हर सेल के पास नहीं है। और कभी कभी समय ऐसा आता है ना कि बॉडी के हर सेल को काम करना होता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आपकी ज़रूरत के हिसाब से बॉडी को क्या करना होता है, आपके ज़रूरत के हिसाब से हर सेल को काम करना होता है। और हमारी तंत्रिका तंत्र, हमारा वायर सिस्टम जो है ना हर सेल के पास नहीं पहुंचता, तो वहाँ पे कुछ अलग सिस्टम जो है काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में कुछ रसायन रिलीज होता है। क्या होता है? कुछ रसायन जो है ना रिलीज होते हैं, रसायन का उत्सर्जन होता है, या रसायन का स्राव कह सकते हैं, या सेक्रेशन कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं ना कि स्टिमुलेट करते हैं, किसी बॉडी को उकसाते हैं कोई काम करने के लिए। अब समझते हैं, अब हम यहां से समझते हैं कि रसायन कैसे काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं, है ना। हार्मोन क्या है? हार्मोन असल में रसायन है जो हमारे बॉडी में किसी काम को करने के लिए उकसाता है, उसको इनकरेज करता है। हार्मोन जो है ना इनकरेज करता है किसी काम को करने के लिए। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि यदि हम खतरे में हैं, है ना, हम जब खतरे में होते हैं ना तो बहुत सारा काम हमको करना होता है। उस समय में दौड़ने के लिए तैयार रहना होता है। यानी दौड़ने के लिए क्या चाहिए ना, हमारे मसल्स जो है ना रेडी होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, और हमारे मसल्स में एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी बात को समझिए, ध्यान से सुनिए। मसल्स जो हमारे मसल्स हमारे बोन से जुड़े हुए हैं ना, उनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको दौड़ना है, या हमको फाइट करना है, या हमको लड़ना है। तो उस कंडीशन में बॉडी को क्या करना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए कि हमारा एनर्जी जो है ना वो क्या हो, मैक्सिमम जो है हमारे मसल्स के पास चले जाए। इस कंडीशन में मसल्स के पास जाने का मतलब क्या हुआ ना कि जब एनर्जी मसल्स के पास जाएंगे, यानी कि ब्लड जो है ना हमारे मसल्स के तरफ जो है मूव करना शुरू कर देंगे। वो हमारे स्किन से दूर हटेंगे, स्किन के पास अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो मसल का जो डायरेक्शन होगा ना वो हमारे ब्लड का जो डायरेक्शन होगा ना वो हो जाएगा हमारे मसल्स के पास। ब्लड का क्यों होगा? क्योंकि ब्लड में जो है ऑक्सीजन होते हैं। ब्लड में क्यों होगा? ब्लड का डायरेक्शन ही क्यों चेंज होगा? क्योंकि ब्लड में हमारे फूड होते हैं। जब वो ब्लड जो है हमारे मसल्स के पास जाएंगे तो वहां पे हमारा फूड और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे और मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। समझ में आ रहा है? काम करना है हमारे पैर को, एनर्जी चाहिए, हमारा फूड और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में घूम रहा है, क्या करेगा हमारा बॉडी, उसको मसल्स के पास भेज देगा, फूड को भी और ऑक्सीजन को भी। वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको तोड़ेगा और एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और जो है हमको जो है फाइट करने के लिए या सिचुएशन से निपटने के लिए क्या होगा कि जरूरत के हिसाब से एनर्जी मिल जाएगी। इतना ही नहीं होगा, अगर एनर्जी ज़्यादा लेना है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा बॉडी में जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे हार्ट बीट को भी बढ़ना जरूरी है, यानी कि धड़कन जो है ना हमारा उसका तेज होना जरूरी है। उससे होगा क्या कि ब्लड जो है तेजी से, उसका ब्लड जो है तेजी से हार्ट बीट होगा ना, तो हमारा जो है सांस भी हम क्या करते हैं, तेजी से लेने लगते हैं। सांस तेजी से लेंगे, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को तोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो असल में ये करवाता कौन है? अगर हम खतरे में है तो इतना सारा काम करवाता कौन है? न्यूरॉन्स नहीं करवाते, तंत्रिका तंत्र नहीं करवाता है, बल्कि एक हार्मोन जो है ना, एक हार्मोन हमारे बॉडी में क्या करता है, एक एड्रिनल नाम का एक हार्मोन है, वो क्या करता है, एक हार्मोन हमारे ब्लड में डाल देता है, और वो जो है ना जाकर क्या करता है, इन सारे चीज़ों को इनकरेज करता है। हार्ट बीट को बढ़ा देगा, सांस लेने के रेट को बढ़ा देगा, ब्लड के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो गंभीर स्थिति से या आपात स्थिति से निपटने के लिए इस तरीके के हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। ये क्या करता है ना, डायफ्राम को जल्दी से ऊपर नीचे करवाने लगता है ताकि लंग्स जो है, लंग्स में जल्दी से ऑक्सीजन आए जाए। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र नहीं करवा रहे हैं, क्या कर रहा है, एक रसायन जो है ना वो इनकरेज कर रहा है ये सब काम करने के लिए, उस कंडीशन से निपटने के लिए। तो बॉडी में ऐसे भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमको असल में हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि हार्मोन भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो एक एड्रिनल नाम का ग्लैंड है, क्या है, एक एड्रिनल नाम का ग्लैंड है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनलिन कहते हैं, एड्रिनलिन।
ये हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनालिन है। यही जो है ब्लड में जाकर मिल जाता है और इतना सारा काम करवाता है और हमको आपात स्थिति से, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने में मदद करता है। एड्रेनल क्या? एड्रेनल याद रखना है, यही दो चीजें पूछेगा, ग्लैंड का नाम पूछेगा और पूछेगा कि इससे क्या स्राव होता है, क्या करता है। तो बहुत सारा चीज करता है, आपको बता देना है कि रक्तदाब को क्या करता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, डायफ्राम को के स्पीड को बढ़ा देता है, श्वसन के दर को बढ़ा देता है, यानी कि सांस लेने के दर को बढ़ा देता है, रक्त का घुमाव किधर कर देता है? पेशियों के तरफ कर देता है। कौन से पेशी? जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, जो मूवमेंट करने में सहायक हैं, उनके तरफ कर देता है। और क्या करता है? ये ऐसा काम करता है ना कि उस टाइम में अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा करने के टाइम में आपको चोट नहीं लगता है ना। चोट लगेगा तो फिर झगड़ा कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है, आप में से किसी का, बहुत सारों का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो गिरने के तुरंत बाद दर्द नहीं होता। लोग कहते हैं कि चलो भाई अब 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा या आधे घंटे के बाद पता चलेगा कि तुमको चोट कहाँ लगा है, क्योंकि उस टाइम में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता ना? कि हमारा बॉडी, हम इमरजेंसी में है, हम खतरे में है, हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अगर उस टाइम में हमको दर्द महसूस होने लगे तो फिर उस सिचुएशन से हम निकलेंगे कैसे? उससे फाइट कैसे करेंगे? तो उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है कि बॉडी में हार्मोन रिलीज कर देता है और वहां वो दर्द महसूस नहीं होता है, ताकि जो खतरनाक वाला सिचुएशन है, जो इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, उससे निपट सके। तो एड्रेनल ये काम करता है, ठीक है। और भी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे एक पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, मास्टर ग्लैंड भी है। ये सारे ग्लैंड का मालिक है। पीयूष ग्रंथि जो है ना, सारे ग्लैंड का मालिक है। ये क्या करता है ना, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, वृद्धि से रिलेटेड ग्रोथ हार्मोन। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना काफी लंबा होता है, कोई व्यक्ति जो है बौने होते हैं। इनका सीधा सा मतलब है कि अगर पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हुआ तो वो आदमी लंबा होगा, और कम रिलीज हुआ तो वो आदमी बौना होगा, छोटा होगा। मीडियम में रिलीज होगा तो आदमी मीडियम में होगा। तो नाम याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि रिलीज करता है। एड्रेनलिन कौन रिलीज करता है? तो एड्रिनल जो है ग्लैंड करता है, वो करता है। अब देखते हैं कि एक थायराइड ग्लैंड है, थायराइड, जिसको हम लोग ऑटू ग्रंथि भी कहते हैं, ऑटू ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड। ये क्या रिलीज करता है ना, ये रिलीज करता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। इसका काम क्या है? यहां पे चीज याद रखना है, क्या क्या? उस हार्मोन कहां से रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है और उसका काम क्या है। थायरोक्सिन का याद रखना है कि कहां से रिलीज होता है, इस ग्लैंड से रिलीज होता है। इस ग्लैंड का याद रखना है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो थायरोक्सिन करता है। और लास्ट में याद रखना है कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है। तो थायरोक्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए ना, आयोडीन चाहिए। जो आयोडीन हम लोग को नमक में मिलता है, वो आयोडीन चाहिए होता है ये थायरोक्सिन बनाने के लिए। तो आयोडीन करता क्या है ना, आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये नहीं बनेगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन करता क्या है हमारे बॉडी में, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा वसा है, इसके मेटाबॉलिज्म में काम करता है, उपापचय में काम करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उसको डाइजेशन से रिलेटेड, नया चीज बनाना, तोड़ना, उससे रिलेटेड में ये थायरोक्सिन जो है काम करता है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो एक बीमारी होगा जिसे हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड, थायराइड एक क्या है, बीमारी है ना, जिसमें वो हमारा क्या होता है, थायराइड बोलते हैं उसे, सॉरी थायराइड नहीं होगा, क्या होता है उसको, ग्वाइटर, ग्वाइटर होगा, है ना। थायरोक्सिन रिलीज नहीं हुआ यानी कि आयोडीन का कमी हो गया, यानी कि हमारा हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये गला के पास क्या होता है ना, गला फूल जाता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड के फूलने के वजह से जो है ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। तो आपसे पूछ सकता है किस हार्मोन की कमी से ग्वाइटर बीमारी होती है,
है ना। किस हार्मोन की कमी से आदमी लंबा होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपात स्थिति में किसी भी जंतु को निपटने में सहायता करती है। तो ये कुछ ग्लैंड और हार्मोन्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि एक पुरुषों में जब वो 10 से 12 साल या महिलाओं में जब वो 10 से 12 साल होते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है। पुरुषों में 10 से 12 साल के जब वो होते हैं तो उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये टेस्टेस से रिलीज होता है, इसको हिंदी में वृषण कहते हैं, वहाँ से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है ना कि 10 से 12 साल के बाद हम देखते हैं लड़के या लड़कियों में उनके शरीर की बनावट जो है और उनके कुछ अभिलक्षण ऐसे हैं जो अलग होने लगते हैं। पुरुष का जो अभिलक्षण है वो महिलाओं से अलग हो जाता है और महिलाओं के जो अभिलक्षण है वो पुरुषों से अलग हो जाते हैं। उनके शारीरिक बनावट जो है अलग हो जाते हैं, उनके बहुत सारे जो है प्रोसेस अलग हो जाते हैं। तो ये हार्मोन ही वो काम करता है जो उनको क्या करता है, पुरुषों में जो पुरुष वाले क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, तो टेस्टेस से रिलीज होता है। ठीक उसी तरीके से महिलाओं में जब वो 10 से 12 साल की होती है तो महिला से रिलेटेड जो भी अभिलक्षण है वो डेवलप होना शुरू होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एडल्ट होने के लिए जो भी हार्मोन जिम्मेदार है, जो एडल्ट होने के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है, तो वो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टेस है जहाँ से रिलीज होता है, और महिलाओं में ओवेरी है जिसको हम अंडाशय कहते हैं ना। ये क्या करती है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है महिलाओं में जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, और ये महिला से संबंधित जो भी उनके प्रोसेस होते हैं, असल में ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो है एडल्ट जब हम हो रहे होते हैं उस टाइम में ये काम करता है, रिप्रोडक्शन पार्ट में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन के लिए ये जिम्मेदार है। यानी कि हमारे बॉडी को क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लायक बनाते हैं, एडल्ट हमें बनाते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है टेस्टेस से, महिलाओं में ओवेरी से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हमको पढ़ना है और उसके बाद हम जो है कुछ हार्मोन्स, प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन हार्मोन का नाम, ग्लैंड का नाम, इनका नाम और इनके काम क्या है उनको याद रखना है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो है और हमारा क्या है, पैंक्रियाज है। अग्नाशय के बारे में आप लोग पढ़ें, अग्नाशय। यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। पैंक्रियाज से जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, इसको पैंक्रियाज कहते हैं। यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। ये क्या करता है ना कि हमारे ब्लड में शर्करा को नियंत्रित करता है। शर्करा मतलब शुगर को कंट्रोल करता है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं ना तो ब्लड में जो है शुगर बढ़ता है, लेकिन इंसुलिन है वो क्या करता है कि अग्नाशय को पता चल जाता है कि भाई हमारे ब्लड में जो है ना क्या हुआ है कि शुगर बढ़ गया है। अब वो इंसुलिन को रिलीज कर देगा। जब इंसुलिन रिलीज होगा ना वो जाकर क्या करेगा, ब्लड में शर्करा को कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब उम्र के साथ ये इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, ब्लड में जो है शर्करा बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्लड में जो है शुगर बढ़ जाता है। और हम सुनते होंगे बहुत सारे लोगों के मुंह से कि भाई इनको शुगर हो गया है ना। आप ऐसे भी सुनते होंगे कि आपके रिश्तेदार में, आपके घर में बहुत सारे, कहीं भी सुनते होंगे कि ये व्यक्ति जो है ना शुगर के रोग से ग्रसित है और इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। इंसुलिन क्यों लेता है वो इंजेक्शन, क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है जो शर्करा को कंट्रोल करता है, तो एक्सटर्नल उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स में। तो हार्मोन्स में हम क्या किए हैं, हार्मोन्स में हम वो देखें ऐसे हार्मोन्स जो पुरुषों में और महिलाओं में रिप्रोडक्शन में सहायक हैं, उनको रिप्रोडक्शन करने के लायक बनाते हैं। पुरुषों में वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। उसके बाद हम लोग आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड से देखें कि थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है। थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन जो है थायरॉक्सिन बनाता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना वो फूल जाएगा, जिसे हम ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। उसको देखें, एड्रेनल हमारे बॉडी में क्या करता है, आपात स्थितियों से निपटने में मदद करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो ये कुछ हार्मोन है जिनके बारे में हम पढ़े हैं।
एनिमल के हार्मोन थे। ये सारे हार्मोन किसके थे? ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़े, तो ये सारे एनिमल हार्मोन थे। अब जो है ना प्लांट के बारे में भी पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, उनके बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि प्लांट में जो होता है, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है जिब्बेरेलिन, और चौथा होता है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। नाम याद रखना है, ये प्लांट में होते हैं हार्मोन। एक जो है क्वेश्चन आपको प्लांट वाले हार्मोन से आएगा एग्जाम्स में, और एक क्वेश्चन जो है ना वो ह्यूमन जो है जंतु में जो हार्मोन्स है ना उससे आएगा। जितना भी बताए हैं उसमें से आएगा, एक जो है इसमें से आएगा। अब आते हैं फिर से अपने वाले मुद्दे पे। हम देख रहे थे कि प्लांट को जब हम खिड़की के पास रखते हैं तो वो खिड़की की तरफ मुड़ जाता है। कैसे मुड़ता है? अगर हम ये मान लेते हैं प्लांट है ना, ये मुड़ेगा कैसे? तो प्लांट करते क्या है ना कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन क्या होता है ना कि इस प्लांट के इस वाले पार्ट में आकर जमा हो जाता है, और जमा होकर क्या करता है ना, यहाँ के सेल को बढ़ा देता है, सेल को लंबा कर देता है। यहाँ के जो सेल होते हैं ना उसको लंबा कर देता है। लंबा करने की वजह से होता क्या है, ये ऐसे मुड़ जाते हैं। इनको लंबा कर दिया, जैसे देखो पेड़ का ये तना है, लाइट इधर से आ रहा है, आकर सेल क्या करता है कि इसको लंबा कर दिया, पीछे वाले को लंबा कर दिया। पीछे वाले को जब लंबा करता है तो ये ऐसे झुक जाते हैं, यानी कि क्या किया, रोशनी की तरफ झुक गए। तो ये काम कौन करता है, यानी कि सेल की लंबाई, कोशिका की लंबाई बढ़ा देता है। ये कोशिका की लंबाई बढ़ा देता है और प्रकाश की तरफ ये झुका देगा। कौन काम करता है, तो वो है ऑक्सिन। साइटोकाइनिन क्या है ना, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल को डिवीजन करने के लिए इंकरेज करता है, यानी कि सेल के डिवीजन में मदद करता है। तो प्लांट के वो पार्ट जहां वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, यानी कि प्लांट का सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, प्ररो वाला, वहां पे ये होते हैं और प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं। या बीज में या फलों में ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि बीज और फलों को क्या करना होता है, ग्रोथ कराना होता है। तो बीज और फलों में भी ये होते हैं, जल्दी से जल्दी बीज और फलों को ग्रोथ करवाते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन होगा तभी तो जो है बीज बनेगा बढ़िया से, तभी तो जो है फल बनेंगे। जिब्बेरेलिन क्या करता है ना, जिब्बेरेलिन ये तना, जो पेड़ का तना होता है ना, तना की वृद्धि में सहायक है, याद रखना। जिब्बेरेलिन जो है तना की वृद्धि में सहायक है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है ना, एब्सिसिक एसिड का ये काम है कि ये ग्रोथ को रोकता है। कभी ना कभी ग्रोथ रोकना होता है कि नहीं, ऐसे थोड़ा है कि ग्रोथ जो है चलते रहे, तो ग्रोथ को भी रोकना होता है। तो ये क्या करता है, वृद्धि का संदमन करता है। वृद्धि का संदमन मतलब रोकता है उसको, वृद्धि का संदमन करता है एब्सिसिक एसिड। तो आपको प्लांट हार्मोन भी देख लिए, एनिमल हार्मोन भी देख लिए। तो हमने इस चैप्टर को जो शुरुआत की थी ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम अब तक जो है खत्म करें। सबसे पहले हम देखें तंत्रिका तंत्र में हमने न्यूरॉन, मेरुरज्जु और मस्तिष्क को देखा। न्यूरॉन को समझे, मेरुरज्जु को समझे, मस्तिष्क को समझे किस तरीके से। उसके बाद हम लोग प्रतिवर्ती अनुक्रिया जो है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको समझे। दिमाग कैसे जो है किसी चीज को प्रोसेस करता है उसको समझे। मेरुरज्जु कैसे रिएक्ट करता है, स्पाइनल कोड कैसे रिएक्ट करता है इमरजेंसी कंडीशन में, उसको समझे। फिर हम देखें कि ये इतना ही काफी नहीं है, कुछ हार्मोन्स वगैरह भी हैं, कुछ रसायन भी हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय प्रदान करते हैं। उससे हम क्या करें, कुछ एनिमल्स हार्मोन के बारे में भी पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है हम प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ें। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमको क्या करना है, जनन पढ़ना है, यानी कि रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि पादपों एवं जानवरों में जनन, जंतु में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ये चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब बायोलॉजी के इस क्विक रिवीजन में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कोई भी जीव
या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों जो है जनन की प्रक्रिया पूरा करता है या रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब यह हुआ कि कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों है? तो कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म इसलिए देता है ताकि वो चाहता है कि उसका वंश और उसकी स्पीसीज प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। यानी कि अपने प्रजाति के अस्तित्व और वंश को कायम रखने के लिए कोई भी जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। जितने भी चीज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो रिप्रोडक्शन के वजह से ही हम देख पाते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जानवरों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। तो यहाँ पे जो हम रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं वो पेड़ पौधों में भी देखेंगे और जानवरों में भी देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो कितने तरीके की होती है, या जो भी जीव हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस अपनाते हैं। तो जनन की दो प्रक्रियाएं हैं। जनन की दो प्रक्रियाएं हैं। पहले प्रक्रिया को हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरे को हम कह सकते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना तो आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। और दूसरा जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे ये समझना है कि ये दो प्रक्रियाएं ऑर्गेनिज्म क्यों अपनाती है, एक ही प्रक्रिया से दोनों का काम क्यों नहीं चल जाता। तो यहां पे सबसे पहले ये समझे कि अलैंगिक प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया वो जीव अपनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं जिनकी शरीर की संरचना और बनावट, संरचना और बनावट साधारण है, सिंपल है ना, जिनकी शरीर की संरचना और बनावट सिंपल है, वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। और वैसे जीव जिनकी शरीर की संरचना और बनावट, संरचना और बनावट क्या है, जटिल है, जटिल है, वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब यहां से सबसे पहले तो ये समझ ले कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में फर्क क्या है। तो अलैंगिक जनन में कोई एक जनक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई एक जनक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। जनक मतलब पेरेंट। लैंगिक जनक में क्या होता है कि दो जनक जो है रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जनक मतलब यहां भी समझ लेना है क्या हुआ, पेरेंट, पेरेंट, जनक का मतलब पेरेंट। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट, एक जनक भाग लेता है, यानी कि एक ही जीव जो है रिप्रोडक्शन को पूरा कर लेता है। जबकि लैंगिक जनन ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें दो पेरेंट शामिल होते हैं, दो जनक शामिल होते हैं। यहां तक क्लियर। अब जरूरत क्यों पड़ती है दो जनक की, या कोई जीव जो है सिर्फ एक जनक से कैसे काम चला लेता है। तो जो जीव जिनकी संरचना एक कोशिकीय है या जिनकी शरीर की बनावट बहुत सिंपल है, साधारण है, वो अलैंगिक जनन कर पाते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जैसे मानव या कोई भी जानवर या बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी संरचना और बनावट जो है ना काफी कॉम्प्लेक्स है, और उनके अंदर होने वाले जो प्रोसेस हैं, जो काम है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग जो है डेवलप हुए हैं। जो भी जटिल संरचना वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि उनके अंदर अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन जो है डेवलप हुए हैं। ठीक इसी तरीके से जनन को पूरा करने के लिए भी जनन को पूरा करने के लिए जी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो जटिल संरचना वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर एक पूरा सिस्टम जो है जनरेट हुआ है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन में पेड़ और पौधे दोनों भाग लेते हैं, है ना। चलिए अब हम पादपों में जनन की प्रक्रिया को समझते हैं कि पादप जो है कैसे जनन करते हैं। तो पादपों में जनन, है ना, पादप जो है दो तरीके से जनन करते हैं। एक जो है कायिक जनन प्रक्रिया, कायिक जनन प्रक्रिया अपनाते हैं, और दूसरा जो है लैंगिक जनन प्रक्रिया अपनाते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। कायिक जनन क्या होता है ना, जब
नया पौधा उसी पौधे के पत्ती से बन जाए, या उसी के मूल से बन जाए, जड़ से बन जाए, या तना से बन जाए, या हम कह सकते हैं कि उसके कली से बन जाए, यानी कि जब नया पौधा उसी पौधे के पत्ते से बने, या मूल से बने, या तना से बने, या कली से बने, या हम कह सकते हैं कि बीज को छोड़कर किसी भी अदर चीज से बन जाए, उस पौधे के अलग पार्ट से बन जाए, तो वो कायिक जनन प्रक्रिया कहलाता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, जब वो बीज से बनता है, जब नया पौधा बीज से बनता है तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। जब बीज से बनेगा पौधों में तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। क्यों लैंगिक जनन कहलाता है, इसको जो है, क्योंकि हम पढ़े थे लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन वो होता है जिसमें दो पेरेंट शामिल होते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट जिसमें शामिल नहीं होते हैं। जिस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में दो पेरेंट शामिल होते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है। तो पादपों में क्या करना है, अब हमको लैंगिक जनन पढ़ना है ना। पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ना है, तो हम इसको काफी विस्तार से अब पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। तो सबसे पहले एक सवाल ऐसा है कि आप ये बताइए कि जैसे हमको तो मालूम है ना जानवरों में लैंगिक जनन क्या क्या है। तो मानव में जो लैंगिक जनन है वो अगर पहला हम कहें तो शुक्राणु है ना, टेस्टिस है मेल में, और फीमेल में जो है ओवेरी है, या एग सेल जो है ये क्या है, फंडामेंटल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि स्पर्म या एग, ये क्या है, फंडामेंटल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हम आपसे पूछें कि पादपों में जनन अंग कौन है, यानी कि नए पौधे बनाने के लिए पादपों में पौधों का कौन सा भाग शामिल होता है, तो पादपों में जनन अंग जो है वो फूल होता है। पादपों में जनन अंग जो है ना वो फूल होता है। फूल ही पौधे का वो पार्ट है जो जनन की प्रक्रिया में रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अब आपको एक काम करना है, आपको कोई फूल ले लेना है, किसी भी पौधे का एक फूल ले लेना है, और फूल में से क्या करना है, फूल के नीचे जो होता है बाह्य दल होता है, एक हरे पत्ती की तरह होता है, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां होती हैं उन सबको बाह्य दल और पंखुड़ी को क्या करना है, हटा लेना है। कोई भी फूल ले लेना है और उसके जो ये पंखुड़ी होते हैं ना ऊपर, ये पंखुड़ी हो गए मान लेते हैं, नीचे से भी कुछ पत्ते होते हैं ऐसे। फूल तो हमसे उतना बेहतर बनेगा नहीं, है ना। तो मान लेते हैं ये फूल है और ये पंखुड़ी है। अगर आप इन पंखुड़ियों को हटाइएगा ना तो बीच में आपको दो चीज दिख सकते हैं। एक जो है ऐसे फूल में एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा जो एकदम बीच में होगा, है ना। क्या होगा, एकदम बीच में होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और इसी के अगल बगल हो सकता है एक स्ट्रक्चर ऐसा भी देखे, इस तरीके का, है ना। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर भी दिख सकता है। तो दो तरीके का स्ट्रक्चर है ना, एक ऐसा पार्ट है जो बीच में से उभरा हुआ है ना, और उसके ऊपर जो है एक पार्ट है, और एक जो है एकदम फिलामेंट जैसा है और उसमें भी ऊपर में कोई कोई पार्ट है। तो अगर हम पंखुड़ी को हटाते हैं ना तो ये दो चीज हमको देखने को मिलता है। तो प्लांट में यही दो चीज जो देखने को मिलते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, प्लांट के पादप के जनन अंग कहलाते हैं। ये वाला पार्ट जो बीच से उभरा हुआ है, ये पूरा पार्ट जो है ये कहलाता है स्त्री केसर, यानी कि क्या है, ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो दिख रहा है ये पार्ट पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, यानी कि ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, तो ये पुंकेसर है। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, तो ये स्त्री केसर। हम कह सकते हैं ना ये फीमेल, प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पुंकेसर क्या है, वो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले स्त्री केसर को पढ़ते हैं, उसके बाद पुंकेसर को पढ़ते हैं।
है ना। इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, स्त्रीकेसर को जो पिस्टिल कहलाता है, और पुंकेसर को हम स्टेमेन कहते हैं। नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे इसके बाद कहीं भी बायोलॉजी अगर आप आगे पढ़ने जाते हैं तो आपको मैक्सिमम बायोलॉजी के वर्ड जो है इंग्लिश में ही मिलते हैं। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्त्री कहते हैं, उसको अंग्रेजी में पिस्टिल कहते हैं, और पुंकेसर जो होता है स्टेमेन कहलाता है, वो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब जो है हम एक एक को करके समझते हैं और लास्ट में देखेंगे कि ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, स्त्रीकेसर को ले लेते हैं, पिस्टिल को ले लेते हैं। सबसे पहले हम पिस्टिल को पढ़ते हैं, स्त्रीकेसर को पढ़ते हैं। स्त्रीकेसर पिस्टिल क्या था, तो ऐसा कुछ संरचना हम देख रहे थे, ये उभरा हुआ पार्ट था, और फिर इस तरीके से, है ना, यहाँ ऐसे कुछ ये पार्ट है, कह सकते हैं। तो बीच वाला जो पार्ट है ना, वो क्या कहलाता है, वो ओवेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवेरी, यानी कि अंडाशय कहलाता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पिस्टिल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका इसको कहते हैं, है ना, वर्तिका कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। अब अगर आपसे क्या सवाल पूछेगा, यहां से बहुत ज्यादा डीप में अगर जाकर ना पूछे तो आपसे यही सवाल पूछ देगा कि निम्न में से कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, निम्न में से कौन पादप यानी कि प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपको ये 3 नाम दे देगा, चौथा कोई और नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में तो वैसे फूल होते हैं, लेकिन फूल के अंदर जब हम झांकते हैं तो उसमें 2 चीज मिलते हैं, एक स्टेमेन मिलता है जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा पिस्टिल मिलता है, यानी कि स्त्रीकेसर मिलता है, जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये पिस्टिल है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये जो उभरा हुआ वाला पार्ट है वो ओवेरी कहलाता है, ये जो पार्ट है वो स्टाइल कहलाता है, वर्तिका कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, है ना। इस ओवेरी में ना एक छोटे छोटे से ये सेल होते हैं, इस ओवेरी में सेल होते हैं, है ना, ये कहलाते हैं बीजांड, है ना, ये बीजांड कहलाते हैं। और यही क्या है, यही प्लांट के जनन कोशिका है, पादप जनन कोशिका है, पादप जनन कोशिका है। लेकिन किसके, मादा, मादा नहीं लिखते हैं, है ना, प्लांट के मादा जनन कोशिका है। हम कह सकते हैं कि ये प्लांट के मादा जनन कोशिका है। रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में यही भाग लेंगे। जब रिप्रोडक्शन होगा ना, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यही उसमें शामिल होगा। तो ये पादप जनन कोशिका है, पादप के मादा जनन कोशिका है। अब हम बढ़ते हैं आगे और स्टेमेन को पढ़ते हैं। स्टेमेन कैसा था, स्टेमेन इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर था ना। तो स्टेमेन में ये वाला पार्ट तंतु कहलाता है। ये क्या है, स्टेमेन है। स्टेमेन को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहलाता है। तो ये वाला पार्ट कहलाता है परागकोश, परागकोश। इस तरीके से अब आप एक बार फिर से इसको जोड़ कर देखिए, है ना। और इसमें जो है ना छोटे छोटे इसमें भी सेल होते हैं, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। अब एक बार सबको जोड़ के देखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्लांट में फूल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट में फूल में एक ही फूल में क्या होते हैं, स्टाइल भी हो सकते हैं, और एक ही फूल में ये हमारा क्या हो सकता है, स्टेमेन भी हो सकता है, यानी कि पिस्टिल और स्टेमेन दोनों हो सकते हैं। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसके ये पार्ट है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, और ये एक जो है वो होते हैं। स्टेमेन जो है ये पुंकेसर है, यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक परागकण कहलाता है, और ये वाला पार्ट परागकोश कहलाता है, और ये जो है फिलामेंट यानी कि तंतु कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। परागकोश को हम एंथर कहते हैं,
और परागकण को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट के हो गए, यानी कि प्लांट के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब यहां से आगे की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर ये परागकण इसमें से निकलकर यहां चले जाए, इसके इस एग वाले पार्ट में चले जाए, ओवेरी में चला जाए, तो जो है क्या होता है, फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा। ये जो है निषेचित हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से ये पोलन ग्रेन है, किसी भी तरीके से ये पोलन ग्रेन अगर ओवेरी में जाकर इन एग से, बीजांड से मिल जाते हैं, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है हम इसको और बढ़िया से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है ना। तो इनको मिटा देते हैं हम और सिर्फ बनाते हैं किसको, पिस्टिल को, पिस्टिल वाले, क्योंकि क्या होना है, फर्टिलाइजेशन जो है वही होना है। तो ये हमारा ये ओवेरी हो गया, है ना, ये ओवेरी हो गया। इसमें जो है हमारे जनन कोशिका हो गए, पादप, मादा पादप जनन कोशिका हम कह सकते हैं, है ना। अब पोलन ग्रेन है हमारे पास यहाँ बहुत स्टेमेन में, ये क्या हुआ, और ये हमारा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ये हमारे बीजांड है। अब या तो हवा के मदद से, पोलन ग्रेन है जो ना बहुत हल्का होते हैं, तो हवा के मदद से उड़ा कर लाकर यहाँ पे गिरा दिया जाए, यहाँ पे गिरा दिया जाए, या जानवरों के द्वारा जो है पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, या हम कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियां होती हैं या जो कीट होते हैं ना, वो फूल पे बैठते हैं और अपने साथ क्या करते हैं, फूल पे बैठते हैं और उनके शरीर में जो है ये परागकण यानी कि पोलन ग्रेन जो है सट जाता है, और दूसरे फूल पे जब जाकर बैठते हैं तो वो परागकण क्या होगा, गिर जाएगा। किस पे गिर जाएगा, इस वर्तिकाग्र पे गिर जाएगा। तो ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए कि परागकण को एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाना है तो हवा के थ्रू उड़कर जा सकता है, जानवर जो है जा सकते हैं, उनके बॉडी में सट कर जा सकता है, या खासकर जो कीट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जब फूल पे बैठते हैं तो वहां से उनके बॉडी में परागकण सट जाता है और दूसरे फूल पे जब जाकर बैठेंगे तो वहां पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाए। मान लेते हैं किसी भी तरीके से क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन यहाँ आ गया, है ना। जब ये पोलन ग्रेन यहाँ आता है, जब ये परागकण यहाँ पे आकर गिर गया, ये वर्तिकाग्र वाला पार्ट जो ऊपर वाला होता है ना, थोड़ा चिपचिपा होता है। चिपचिपा इसलिए होता है कि अगर परागकण गिरे उस पर तो फिर वो उसमें सट जाए, कहीं उड़कर दूसरे जगह ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ये चिपचिपा होता है। पोलन ग्रेन जो होता है ना, नॉर्मली येलो होता है, पीला होता है। आप अगर किसी फूल को कभी छूते हो, ऐसा तो देखते हैं कि हाथ में कुछ पीला जैसा लग गया, तो वो असल में पोलन ग्रेन ही होता है। तो किसी भी तरीके से अगर पोलन ग्रेन आकर यहाँ पे गिर गया, उसके बाद क्या होगा कि ये एक रास्ता बनाएगा, यहाँ से ये एक रास्ता बनाएगा, ये रास्ता बनाएगा, और तब जो है इसके अंदर का जो कोशिका है, अंदर का जो कोशिका है वो इस रास्ते के थ्रू आकर किसी एक सेल से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, पोलन ग्रेन गिरा, लेकिन वो क्या करेगा, वहां से इसके अंदर एक रास्ता बनाएगा, पाइप बनाएगा, पाइपलाइन बनाएगा, और तब जो है वो सेल वहां से आगे बढ़ेगा और आकर किसी एक बीजांड से, किसी एक अंड कोशिका से मिल जाएगा, है ना, किसी एक पादप जनन कोशिका से मिल जाएगा। यानी कि हमारा ये पोलन ग्रेन क्या था, परागकण क्या था कि ये एक नर जनन कोशिका है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मादा जनन कोशिका है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। जब दोनों सेल एक दूसरे से मिल गए तो हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, है ना। अब जो है दोनों सेल मिलकर एक सेल बनाता है, दोनों सेल मिलेंगे और क्या हुआ कि एक नया सेल बना, और ये सेल क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ये सेल युग्मनज कहलाता है, और इसको हम जाइगोट भी कहते हैं। यानी कि वह सेल
जो दो सेलों के फ्यूजन से, जो दो सेलों के फर्टिलाइजेशन से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मादा जनक और नर जनक के मिलने से बनता है और सिंगल सेल बनता है, वो क्या कहलाता है? ये एक सेल का जो बना है ये युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। बाद में यही जाइगोट जो है ना मल्टीपल करना शुरू होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका, इस तरीके से ये लगातार जो है मल्टीपल होते जाता है। और मल्टीपल होके क्या करता है, एक ये असल में ये जो ओवेरी होता है ना, यही क्या करता है, ये निषेचित जो हुआ होता है ओवेरी, बाद में ये जब डेवलप करके वृद्धि करना शुरू करता है, ग्रोथ शुरू करता है, मल्टीपल होता है, बढ़ता है, तो बाद में यही ओवेरी जो है ना किसमें चेंज हो जाता है, फल बन जाता है। अब जो है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्लांट में रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर में होता है, फूल में होता है, और फल जो बनता है ना वो एक्चुअल में किससे बना हुआ है, फूल से बना हुआ है। क्यों बना? क्योंकि उसमें जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई और जो ये ओवेरी वाला पार्ट है यही बाद में पका हुआ फल हमको देता है। और इस फल में हम देखते हैं कि क्या होता है, इस फल में जैसे हम आम के बारे में देख लेते हैं ना, आम में क्या होता है ना कि बीच में एक गुठली होता है। गुठली क्या है? एक्चुअल में वो बीज है। गुठली क्या है? वो एक्चुअल में बीज है। और बीज क्या होता है? यही जो है ना आगे का भावी पौधा होता है। भावी मतलब होने वाला, भावी मतलब होने वाला। तो इतना जो प्रोसेस हुआ था वो किस लिए हुआ था? ये बीज बनाने के लिए हुआ था। हम देखते हैं ना फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं, फल में बीज होते हैं। तो वो इतना सारा जो प्रोसेस हुआ ना वो असल में बीज बनाने के लिए हुआ था। और नया पौधा जो बनेगा आगे वो किससे बनेगा? बीज से बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि लैंगिक जनन, पेड़ पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें जनन की प्रक्रिया या नए पौधे जो है ना बीज से बनते हैं। और बीज बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ ये फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस हुआ था यहाँ से बीज बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक जो है जनन की प्रक्रिया में हमने अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन देखा। फिर हमने पादपों में क्या देखा? पादप में 2 तरीके के जनन होते हैं, कायिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन में हमने क्या देखा कि बीज को छोड़कर पेड़ पौधे की जो भी पार्ट, जो भी भाग जनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं या उस अलग पार्ट से जनन की प्रक्रिया होती है तो वो कायिक जनन कहलाता है। लेकिन जब बीज से नए पौधे बनते हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। फिर हमने जो है फ्लावर को समझा कि फ्लावर जो है ना क्या है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के। उस फ्लावर में हमने देखा कि स्टेमेन है, पिस्टिल है। पिस्टिल क्या है? स्त्रीकेसर है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन क्या है? वो पुंकेसर जिसे हम कहते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर हमने उनके पार्ट को बारे में देखा। पिस्टिल में देखा कि ओवेरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। फिर हमने स्टेमेन में देखा कि एंथर है, पोलन ग्रेन है और फिलामेंट है। फिर हमने समझा कि क्या होता है एक्चुअल में, चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, मकसद तो एक ही है कि किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन जो है जाकर बीजांड से मिल जाए। जब यह प्रक्रिया होता है तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और वही फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जो सिंगल सेल बनता है, बाद में वो मल्टीपल होके ग्रोथ करता हुआ एक बड़ा पार्ट बन जाता है। और वही ओवेरी जो है ना क्या होता है बाद में, वही ओवेरी जो है बाद में पका हुआ फल के रूप में हमको मिलता है। और उस फल में क्या होता है? बीज होता है। बीज क्या है? वही भावी पौधा है। यानी कि क्या हुआ? जनन की प्रक्रिया पूरी हुई। अगर वही बीज जो है जमीन में गिर जाए, जमीन में हम उसको क्या करें, खोद के डाल दें, तो फिर से वो नया पौधा बनने के लिए तैयार हो जाता है और नया पौधे में उसका एक नए पौधे का जन्म होता है। तो पादपों में जनन की प्रक्रिया जो थी उसको हम बड़ी तेजी से देखें, क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसको और विस्तार से पढ़ा जा सकता था। लेकिन जितने भी चीजें आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो सारे नाम आ गए। फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा, जाइगोट क्या होता है ये पूछेगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये पूछेगा, स्टेमेन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, कायिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, ये सारे चीज पूछेंगे। देखने में आपको बहुत सारा कुछ यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन जितना वर्ड मैंने लिखाया है वो सारा वर्ड याद होना चाहिए और यही से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जंतुओं में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। जंतुओं में जनन प्रक्रिया, या हमको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी रुचि तो मानव में है, तो जंतुओं में हम क्या करते हैं, मानव में जनन प्रक्रिया को पढ़ते हैं और समझते हैं।
तो हम मानव में जनन प्रक्रिया को समझेंगे, काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं और जो भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मानव में जनन की प्रक्रिया समझने से पहले ये समझ लीजिए कि बॉडी जो है ना, मानव की बॉडी एकदम से अचानक से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हो जाती, बल्कि मानव की बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो एनिमल में आते हैं, उनकी बॉडी जो है धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। यानी कि एक ऐसा दौर होता है जिसमें बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट तैयार होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मैच्योरेशन को प्राप्त कर लेते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे नए संतान की जन्म देते हैं। ठीक है, तो मानव में जनन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले होता क्या है कि जब मेल या फीमेल, जब कोई पुरुष या स्त्री, जब कोई बच्चा या बच्ची 10 से 12 साल के होते हैं तो उनमें जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि जनन की प्रक्रिया से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती है, यानी कि वहां से यौनावस्था शुरू होता है, प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वहीं से जो है वो मैच्योरेशन को प्राप्त कर लेता है, युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि युवा अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए ना, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेल और फीमेल के बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अपने शुरुआती दौर में रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वक्त के साथ वो मैच्योर होते हैं और ऐसा वक्त आता है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाते हैं, तब जाकर दोनों जो है रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। चलिए हम आगे और इसको बढ़िया से समझते हैं कि हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा या बच्ची 10 से 12 साल के होते हैं तो उनके बॉडी में कुछ बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव जो है ना, उनके बॉडी में होने वाले हार्मोन में चेंजिंग की वजह से होता है। यानी कि 10 से 12 साल के बाद उनके शरीर में हार्मोन का स्राव होना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसे देख लें कि जो मादा है, जो फीमेल है, उनके बॉडी में एक हार्मोन जो स्राव होना शुरू होता है वो कहलाता है एस्ट्रोजन। और जो नर है, मेल है, इनके बॉडी में भी एक हार्मोन का स्राव, हार्मोन का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, है ना। ये हार्मोन 10 से 12 साल के बीच में क्या होते हैं, बॉडी में सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये सेक्रेट करना शुरू करते हैं तो बॉडी जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये किस लिए, यानी कि बॉडी जो है हमारा रिप्रोडक्शन के लिए अब तैयार होने लगता है। जो भी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो जो है मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 10 से 12 साल के बाद से पुरुषों में एक उनकी शारीरिक संरचना सौष्ठव जो है अलग हो जाती है। महिलाओं में जो है उनकी शारीरिक संरचना और सौष्ठव अलग हो जाती है। महिलाओं के शरीर में कुछ अलग बदलाव आते हैं, पुरुषों के शरीर में कुछ अलग बदलाव आते हैं। ये बदलाव एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि बॉडी जो है ना, जो शरीर है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। जब इसकी शुरुआत होती है तो वो प्यूबर्टी, हम कहते हैं कि प्यूबर्टी यानी कि ये दौर जो है ना मैच्योरेशन का, वो यौनावस्था कहलाता है। चलिए, तो फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन का सेक्रेशन होता है और मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। ये ओवेरी से रिलीज होता है, ओवेरी अंडाशय से, और ये जो है टेस्टिस से रिलीज होता है, जिसे हम वृषण कहते हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस में बनता है और एस्ट्रोजन जो है ओवेरी में बनता है। ओवेरी से ये हार्मोन रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन जो है कहाँ से रिलीज होता है, वो टेस्टिस से रिलीज होता है। अब हम समझते हैं कि ये पार्ट कैसे लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं कि ओवेरी होता है, इसी में ओवेरी में एग होते हैं, है ना। ओवेरी जो होता है 2 होता है ना, 2 ओवेरी होते हैं। पैदाइश यानी कि जब बच्ची का जन्म होता है उसी टाइम में इनके बॉडी में ये ओवेरी जो है जनरेट हो जाता है और इसके अंदर जो है वो एग जो है वो पहले ही से रहते हैं, जन्म के साथ ही ये हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही
ये सेल होते हैं, ये सेल हैं, कोशिका हैं जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं इनको एग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये ओवेरी की संख्या 2 होती है ना। यानी कि एग और ओवेरी। दूसरा क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। यानी कि ये ओवेरी जो है ना, ओवेरी जो है इससे 2 फैलोपियन ट्यूब निकले होते हैं। इसमें से हर महीने एक एग जो है रिलीज होना शुरू होता है। एक एग रिलीज होना, एक महीने से ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में हर एक महीने में क्या होगा? एक एग रिलीज होता है। और ये एग क्या होता है कि आगे बढ़ते हुए यूटेरस में आ जाता है। ऐसे समझ लेते हैं कि ओवेरी है, ओवेरी में क्या है? एग है। इस एग से एक रास्ता है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इस रास्ते एग जो है आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और यूटेरस तक पहुंचता है, यूटेरस तक पहुंचता है। मेल में क्या होता है? मेल में जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस हैं, उससे जो है एक रिलीज होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, है ना। स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहते हैं, ये शुक्राणु कहते हैं। जब ये शुक्राणु क्या होते हैं कि वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के थ्रू जो है महिला के गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं, गर्भाशय में। यानी कि ये जो स्पर्म है जो क्या होते हैं महिला के यूटेरस में स्थापित किए जाते हैं। यानी कि इस तरीके से देख रहे हैं, स्पर्म क्या है ना, ये नर जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ना। और एक क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। एक चीज यहां से समझ लीजिए कि चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सेल हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हो, इन दोनों सेल को हम क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। गैमेट यानी कि युग्मक कहते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है कि युग्मक क्या है? तो युग्मक के लिए जैसे हम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो गैमेट का सीधा सा मतलब होता है जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है? जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं वो जर्म सेल कहलाते हैं। तो गैमेट यानी चाहे वो क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होगा या मेल रिप्रोडक्टिव सेल होगा, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? दोनों को हम गैमेट कहेंगे। चलिए अब यहां देख लेते हैं फीमेल गैमेट यानी कि एग, और मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, है ना। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग। ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों जब मिलेंगे, है ना, ये दोनों मान लेते हैं कहाँ मिले? यूटेरस में या फैलोपियन ट्यूब में मिल गए। क्या हुआ? ये दोनों आकर कहाँ मिले? फैलोपियन ट्यूब में। दोनों सेल हैं, दोनों सेल जब मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है। जो जब दोनों मिलते हैं, सबसे पहले तो जब दोनों मिलते हैं तो ये प्रोसेस जो है ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन हमने प्लांट में भी पढ़ा था, यानी कि निषेचन कहलाता है। निषेचन, फिर से आप आ गया एक वर्ड, प्लांट में भी क्या हो रहा था? निषेचन हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था। और यहाँ भी जब स्पर्म और एग मिले तो ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ये जो सिंगल सेल बनेगा ये जाइगोट कहलाएगा, यानी कि युग्मनज कहलाएगा। जब ये जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये जाइगोट क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ते हुए आकर गर्भाशय के दीवारों पर फिक्स हो जाते हैं, गर्भाशय के दीवारों पर स्थापित हो जाते हैं। और फिर वहां से एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 7, 8 इस तरीके से मल्टीपल होते रहते हैं और ग्रोथ करना शुरू करते हैं, वृद्धि करना शुरू करते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो यहां से हम देखें ना, मानव में जनन प्रक्रिया के जो सेल है, फीमेल गैमेट है एग कहलाते हैं, मेल गैमेट है स्पर्म कहलाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नया जो सेल बनता है वो जाइगोट कहलाता है। वही जाइगोट जो है गर्भाशय के यानी कि यूटेरस के दीवार पर स्टेबल हो जाता है और वहां से वो क्या करता है कि ग्रोथ करना शुरू करता है और लास्ट में जाकर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल के रूप में जन्म लेता है ना। और पूरा जो है जंतुओं में या मानव में जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। 9 महीने के बाद मानव में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के, निषेचन के 9 महीनों के बाद जो है मानव में जो है एक बच्चा जन्म लेता है। तो ये कंडीशन जो है शामिल होता है। तो असल में हमको जो ह्यूमन है ना उसमें कुछ पार्ट्स याद रखने हैं, जैसे स्पर्म याद रखना है, स्पर्म क्या है, एग क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, यूटेरस किसका पार्ट है, ओवेरी क्या है, इन सारे फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, गैमेट क्या होते हैं, युग्मनज क्या होते हैं, जितने चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई वो सारी वर्ड याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, क्योंकि वही वर्ड से क्वेश्चंस बनाए जाए। जितने वर्ड मैंने आपको बताया ना वही वर्ड से क्वेश्चंस बनाए जाएगा। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है ना कि महिला का जो बॉडी होता है ना रिप्रोडक्शन के लिए, यानी जो यूटेरस होता है वो हर महीने क्या होता है ना रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, और उसकी दीवारें जो है ना मोटी होने लगती हैं। मोटी क्यों हो जाती हैं कि उसकी दीवारों पर ना ब्लड वेसल्स के जाल बिछ जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाओं के जो है जाल बिछ जाते हैं और उसकी दीवार जो है मोटी हो जाती है। ये क्यों होता है? यूटेरस की दीवार हर महीने रुधिर वाहिकाओं से भर जाती है, यानी कि उसका दीवार जो है मोटा होने लगता है। क्यों होता है? एक्चुअल में जब हर महीने एक एग रिलीज होता है, इसका मकसद है कि यूटेरस क्या है ना कि फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होता है। हर महीने एक एग रिलीज होता है, तो यूटेरस इस उम्मीद में रहता है कि अगर ये एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या करना है, इसको ग्रोथ कराना है। जो इंडिविजुअल बनने वाला है उसको ग्रोथ कराने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो यूटेरस जो है उसके लिए प्रिपेयर होता है और क्या बनाता है, रुधिर वाहिकाओं का एक जाल बनाता है। ब्लड की जो नलिकाएं हैं उसकी एक पूरा दीवार पर जाल बनाता है। अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तो उसकी दीवारों पर क्या करेगा, हो जाएगा, और यहाँ से ये ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी ना तो वो ब्लड जो है इसको प्रोवाइड करा देंगे, वो ब्लड जो है प्रोवाइड करा देंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे नॉर्मली तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हमेशा होता नहीं है, कभी एक बार हो गया अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो ये गर्भाशय की दीवारें रुधिर वाहिकाओं से बनी हुई हैं ये बाद में टूटना शुरू कर देती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस पूरा नहीं होता है, और यही दीवारें जब टूटकर रुधिर के रूप में या म्यूकस के रूप में क्या होती है कि वेजाइना से या हम कह सकते हैं योनि से, वेजाइना या योनि से इनका स्राव होना शुरू हो जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर जो है उन रुधिर वाहिकाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो टूटने लगती हैं और क्या होती है, वेजाइना यानी कि योनि के रास्ते ये बाहर आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं, या हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो ये चीज़ें भी समझनी थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आखिर कैसे जो है अब बच्चा जो होता है उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करना है कि बाहर भी निकालना है, किस तरीके से होते हैं। तो जो उस बच्चे को या जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो माँ के ब्लड से ही उसको मिल जाता है, और जो बच्चा जो है वेस्ट मटेरियल जनरेट करता है वो माँ के ब्लड में ही उसको भेज दिया जाता है और फिर वो बाहर अपने आप जो है चला जाता है।